सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुबह से बहुत इसी विषय पे बात हो रही है, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं तो इतना जो मेरा अनुभव है इसको लागू करने में वो ज़रूर बताऊँगा, और उसको लागू करने में कितनी सारी किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है सरकारी सिस्टम में, उसकी थोड़ी ज़रूरी बात करूँ। USB 1 के बारे में इंट्रोडक्टरी, और USB 2 है जो मैंडेटरी कोर्स है 3 क्रेडिट का। उस कोर्स में जैसा आज गणेश जी ने पहले बताया था कि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, समझ है, संबंध है और सुविधा है। तो सारा कुछ हमारा जो संपूर्ण विस्तार है जीवन का इन्हीं 3 चीज़ों में समाहित है। तो इन 3 चीज़ों में सबसे पहला है समझ। समझ को विस्तार करके बताया कि समझ पे हमारा विस्तार कितना है कि हमारी अपने आप में समझ हो जाए एज ए व्यक्ति, फिर परिवार में, फिर समाज में और फिर पूरे अस्तित्व में। तो ये 4 जो ब्रॉड टॉपिक है, इस USB 2 के 4 ब्रॉड टॉपिक है। अपने आप में संबंध, जैसा कि छोटा सा उदाहरण के रूप में, छोटे रूप में मनु जी ने बताया कि शरीर है जो मानव है, शरीर और सेल्फ का सह अस्तित्व है। थोड़ी सी जानकारी बताई कि उन दोनों का जो नीड भी अलग अलग है और उनकी एक्टिविटी भी अलग है। तो एक्टिविटी अलग है, नीड अलग है, तो उसको इसी तरह से समझना होगा। तो उसको विस्तार से कैसे समझना है एक टॉपिक में। दूसरा, फिर परिवार का एक जो बेस है वो विश्वास है। उसके अगर और भी जो 9 वैल्यू के बारे में चर्चा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर इसी तरह से समाज में हमको जो हमारा जो जीना है वो कैसे हो सकता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा है। और फिर पूरा अस्तित्व की जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें हमारा जड़ है, जड़ से आगे बायो वाटर देखें तो पेड़ पौधे हैं, उससे आगे जाएं तो पशु पक्षी है, और फिर मानव है। तो इन सबके सह अस्तित्व को समझें और उस सह अस्तित्व को समझ के हम सह अस्तित्व में कैसे जी सकते हैं, अपनी कैसे भागीदारी करते हैं। तो ये चारों जो टॉपिक है इसको ब्रॉडली USB 2 में कवर किया गया। ये मैंडेटरी कोर्स है और 3 क्रेडिट का कोर्स है। और जो जिस 40 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो 40 यूनिवर्सिटी ने इसको मैंडेटरी कोर्स के रूप में लागू किया है। मैं अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और PICT से जो अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं टेक्निकल कोर्स को रन करते हैं, यानी इंजीनियरिंग, MBA, MC, होटल मैनेजमेंट, BRP, डिज़ाइन, इस तरह के कोर्सेज। और राजस्थान में 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, और फिर सरकार को लगा कि एक कम पड़ती है तो 2 यूनिवर्सिटी कर दो, तो बीकानेर में एक दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आधे राजस्थान को कवर करती है। हालांकि जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी तो बच्चों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। लोगों का बच्चे जब ज़्यादा आते थे तब तो एक यूनिवर्सिटी थी, और जब बच्चे कम हो गए तो दूसरी यूनिवर्सिटी क्यों बना दी। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा मुझे VC बनाना था इसलिए दूसरी यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये 3 क्रेडिट का कोर्स है जैसा मैंने बताया। और इसके ये 4 जो चीज़ें हैं जो जीवन का हमारा विस्तार है उसमें विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके लिए जो मटेरियल है, अब इसी समय हम जब शुरू किया था उस समय शायद एक बुक अवेलेबल थी जो, और साथ में एक टीचर्स का मैनुअल था। अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, इतने वर्कशॉप हुए हैं, सब तरह से बुक्स के फॉर्म में भी है, टीचर मैनुअल के बुक्स में है, और टेक्स्ट की बुक्स के अलावा हैंडआउट्स है, प्रेजेंटेशंस है, सारी जो कुछ चीज़ चाहिए, जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ है। कुछ सीखना चाहिए तो वर्कशॉप है, और ज़्यादा सीखना चाहिए तो उससे हायर लेवल का वर्कशॉप है, रिफ्रेशर 1 है, उससे हायर लेवल जानना चाहे तो रिफ्रेशर 2 है, और ज़्यादा अगर जानना चाहे तो चिंतन है। सब कुछ व्यवस्था है इसका, अगर कोई जानना चाहे और उसको मन है तो ये संभव हो सकता है। इसके बारे में रजनीश जी ने अभी चर्चा की। हाँ, इसको हाँ, समय का दबाव डाला तो मैं ऐसा जंप कर गया। बहुत सारे काम हो रहे हैं। इवन जहाँ जहाँ जो काम कर रहे हैं वो वीकली मीटिंग भी कर रहे हैं। वीकली मीटिंग के बाद बड़े लेवल पे मंथली मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग्स के और इस तरह से कोर्स करते हुए जैसे आगे आगे बढ़े, इनिशियल कोर्स किया, फिर रिफ्रेशर किया, फिर रिफ्रेशर 2 किया, इस तरह के बहुत से लोगों ने महसूस किया कि हमारा जो दायरा है वो सिर्फ चौक एंड बोर्ड तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 55 मिनट की क्लास ले ली और मेरा काम हो गया, इतना नहीं है। मेरा दायरा बहुत बड़ा है। यानी उनको अपनी जो शक्ति है उसका आभास हुआ कि हमारी शक्ति बहुत विशाल है।
जैसे हनुमान जी की वो शक्ति का आश्वास कराया था कि इस समुद्र को कौन लांघेगा, तो जामवंत जी ने कहा आप ही तो सबसे पहले लांघ सकते हो, तेरे को पता लगा शक्ति बहुत है। यानी इस एहसास कराया था टीचर को, लगा कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये 300 लिखा, तो मुझे लगा 300 से भी ज़्यादा लोग होंगे जो वॉलेंटरली इस काम को कर रहे हैं। 5-5 दिन की वर्कशॉप ले रहे हैं, उसके बैक में जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, कुछ बुक्स लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ उसके नोट्स बनाने का काम कर रहे हैं, वो सब वॉलेंटरली कर रहे हैं। किसी तरह का रिम्यूनरेशन की अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी तरह के दबाव में नहीं कर रहे हैं, किसी प्रभाव में नहीं कर रहे हैं। वो एक बड़ी टीम महसूस हो रहे हैं। वो उनके अपने समझ से हो रहा है कि हमारा जो दायरा है बहुत बड़ा है और हमको बहुत बड़ा काम करना है, और हमारा जो ये है वो समाज के प्रति दायित्व है, इसलिए करना है। इसके बारे में रजनीश ने भी आपको जानकारी दी कि अब तक 75,000 और 76,000 टीचर्स ने वर्कशॉप किया है। 5 दिन का वर्कशॉप, ऐसा एक दिन का भी नहीं। एक दिन में तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि कैसे बैठा जाए, दूसरे दिन से ठीक ठीक लगने लग जाता है, ऐसा होता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने सबसे पहले जब बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करवाया, तो जैसा हमारा इम्प्रेशन है, सब टीचर है इसलिए कोई कहने में ऐसा संकोच भी नहीं होता। जो वर्कशॉप होते हैं ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहला सेशन होता है उसमें सब जाते हैं, फिर बाहर खड़े हो जाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर क्लास में आते हैं, इस तरह से 4-5 दिन होता है। तो लोगों को लगा होगा कि ये वर्कशॉप भी ऐसा ही होगा। तो पहले में तो मैं था, तो थोड़ा सेशन हुआ, बाद में मेरे पास 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि टीचर तो आधे तो बाहर खड़े, आधे अंदर खड़े। मुझे लगा कि तुम भी ठीक बात नहीं। फिर मैं 2 दिन तक लगातार वहीं बैठा रहा। 2 दिन के बाद में उनको लगा कि नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ। तो उसके बाद समझ में आता है कि ये जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें बीच में जाने की जरूरत नहीं। और जो ऑफलाइन होता था सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, और डिस्कशन करते करते वो 7 भी बज जाते थे, लोग रुकते थे, जानते थे। तो इस तरह की वर्कशॉप में अब ऑनलाइन होने के बाद 76,000 टीचर्स ने वर्कशॉप किया है। ये अपने आप में एक प्रेरणा है कि जब वो समझने लगता है अपने जीवन के दायरे को, लगता है कि बहुत कुछ चीज़ है जो मुझे जाननी समझनी है। इम्पैक्ट के बारे में अब मैं सीधा सीधा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी। जब नई यूनिवर्सिटी कोई तो पहला वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ, मैं पहली बार वहाँ गया, तो मुझे बताया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल का ऑफिस है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर, उसको हमने खाली करा दिया है। वो फर्स्ट फ्लोर में आप बड़ी यूनिवर्सिटी लगाई, एक बिल्डिंग है उसमें आपको यूनिवर्सिटी लगानी है, और एक एफओ था, एक विशाल था। पहले तो लगा कि वाइस चांसलर क्या ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी जो भी व्यवस्था शुरू की, और उस व्यवस्था को शुरू करते करते जैसे आगे बढ़ा, फिर उस कॉलेज को हमने अपना कांस्टेंट कॉलेज बनाया, तो हमारे पास कुछ लोग आ गए काम करने के लिए। और सबसे पहले चूंकि मैं इससे जानकारी थी, संबंधित था, तो मुझे लगा कि वैल्यू एजुकेशन का कोर्स तो लगाना ही लगाना है, बाकी तो वो होगा, देखा जाएगा। तो हमने 2018 में जैसे अपॉइंटमेंट हुआ, नेक्स्ट अप्रैल में अपॉइंटमेंट हुआ, और जुलाई में पहले सेशन में सभी ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग में, एमबीए, एमसी, सभी में ये कोर्स तो पढ़ना ही है आपको, सब में लागू कर दिया। जैसे लागू किया तो लागू करना वीसी के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, हालांकि बड़ा काम तो है, बड़ा काम है इसको हिम्मत करना, लेकिन मुश्किल नहीं है, लागू कर सकता। कहीं कहीं मुश्किल आती है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल कई सारे अड़ंगे लगाते हैं, टीचर्स भी काफ़ी रेजिस्टेंस करते हैं। और मेरे साथ एडवांटेज ये था कि क्योंकि यूनिवर्सिटी नई थी, तो अड़ंगे लगाने वाले लोग नहीं थे, एक तरह से ये एडवांटेज था। लागू हो गया, जैसे ही लागू हो गया मुझे समझ में आया कि इसको पढ़ाएगा कौन, और पढ़ाएगा कौन, अगर ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो फिर तो एकदम फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने, उसमें ऑफलाइन वर्कशॉप होते थे, बड़ा मुश्किल होता था वर्कशॉप किसको दिया जाए, कौन जाएगा। तो इस जानकारी का मैंने फ़ायदा उठाया, और भानु जी को और इनको सबको कहा कि ये वर्कशॉप मुझे दीजिए। तो उसके तुरंत अप्रैल के बाद मई में समर वेकेशन आया, वो पहला ही वर्कशॉप कराया टीचर्स का, उससे कुछ लोग तैयार हुए। और जिस तरह से मैंने उनको बताया कि टीचर बड़ा मुश्किल से बैठते हैं, उस वर्कशॉप में एक टीचर जो सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने मुझे शाम को फ़ोन किया 9-9:30 बजे कि सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ज़रूरी हो तो अभी कर लो, 9:30 कल तो कल करना। नहीं सर ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। पता है सर, इस वर्कशॉप में मैं तो बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। अपमानित की क्या बात है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि तुम इतने सीनियर आदमी हो और आपको वैल्यू सिखा रहे, इसलिए मैं तो बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। सभी टीचर मेरे को कह रहे हैं आप इतने सीनियर मोस्ट आदमी, आप बात करो इसी से, अब हमको वैल्यू सिखा रहे हैं, तुमको वैल्यू सिखाने का टाइम है।
मैंने आधा घंटा पौना घंटा उनको समझाया और मैंने कहा आप कुछ मत करना, आप बैठे रहना, आपको नहीं सुनना तो मत सुनना, बैठे रहना। लेकिन वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत गलती में था, मुझे लगता था कि मैं तस्वीर आदमी हूँ, बाकी लोगों से मुझे क्या बात करनी, जूनियर है फलाना। अब मुझे बस उसका कि जिस तरह से हम रहते हैं, और आप समझते हैं कि जो कॉलेज है वो बिना ट्रांसफ़र की नौकरी पूरे जीवन वही रहना, तो उसका बहुत असर हुआ इस तरह का, और वर्कशॉप हुआ इस तरह से। तो इस तरह से वो धीरे धीरे टीम बनी, और टीम बनने के बाद में लगता है कि पर्सनल डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में आपको खुद को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अपने व्यवहार से दिखाना पड़ता है। अगर आप अपने व्यवहार से नहीं दिखाएं तो वो बात फिर उतनी महत्वपूर्ण होती नहीं और चलती नहीं। तो मुझे लगा कि मैं अगर बातें करता रहूँगा और ऐसे ऑर्डर निकाल के भेजता रहूँगा तो चलेगा नहीं, मुझे खुद को भी वर्कशॉप करना चाहिए। तो प्रिलिमिनरी जानकारी इससे काम नहीं चलता। फिर मैं IIT कानपुर में एक वर्कशॉप हो रहा था 8 दिन का, मैं गया, मैं मेरे डीन डायरेक्टर को भी साथ में ले गया। मुझे ध्यान था कि रजनीश जी भी इस तरह से एज ए वाइस चांसलर और डीन डायरेक्टर को साथ लेके गए थे। मैं सेकंड था एज ए VC, वहाँ बैठ के 8 दिन का लगातार वर्कशॉप कर रहा। पर मैं जब से करके आया और डीन डायरेक्टर से करवा साथ में करके लाया तो फिर चीज़ें और आसान हुई। लेकिन उसके बाद में जैसे फैकल्टी ने उसको महसूस किया, आगे करते गए, तो सिर्फ चीज़ें आसान नहीं हुई, व्यवस्थाएं भी बहुत आसान होने लगी। मुझे एग्जाम्पल ध्यान आता है कि हम लोग आपस में इतने रिजिड बाउंड्री है कि साथ में बात भी नहीं करते, साथ में नौकरी करते पर साथ में बात भी नहीं करते, ऐसा होता। एक ही डिपार्टमेंट के 2 फैकल्टी थे। एक बार मेरे पास आया कि एक आया कि मुझे जयपुर से आगे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक किसी कोर्स में जाना है, आप मुझे परमिट कर दीजिए। मैंने उनको परमिट कर दिया। मुझे पता था वो यूनिवर्सिटी जयपुर से दिल्ली रोड पे, जयपुर से 40 किलोमीटर आगे थी, कि जो भी सरकारी नियम में है, चाहे ट्रेन में जाएगा, बस में जाएगा। दूसरे दिन उसी डिपार्टमेंट का दूसरा फैकल्टी आया कि मुझे भी इसमें जाना है, आप मुझे परमिट करो। मैंने उनको भी परमिट कर दिया। लेकिन तुरंत मुझे ध्यान में आया कि अगर 2 लोगों को तो मैं टैक्सी से ही परमिट कर सकता हूँ, बीकानेर से टैक्सी लेके जाएंगे और आसान भी होगा जाना आना, और नहीं तो जयपुर जाएंगे, जयपुर से फिर मैं कोई ऑटो लेंगे, टेम्पो लेके जाएंगे तो मुश्किल होगा। तो मैंने उनको दोनों को एक साथ टैक्सी से जाने की परमिशन दी। जैसे ही ऑर्डर पहुंचा तो पहले वाले फैकल्टी मेंबर मेरे पास आए कि सर आपने ये क्या कर दिया, इनके साथ तो मैं ट्रेवल ही नहीं कर सकता, मेरी तो कई वर्षों से बात ही नहीं हो रही, मैं इनके साथ ट्रेवल ही नहीं कर सकता, और आप इसको तो करिए, मेरा तो पुराना ऑर्डर से जाऊंगा। मैंने उनको समझाया लेकिन वो माने नहीं। थोड़ी देर में दूसरे वाले भी आए कि मैं उनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं तो उनसे, मेरी बात कई वर्षों से बात नहीं है, मैं साथ में ट्रेवल नहीं, मैं तो बस से जाना पसंद कर लूंगा, उनके साथ ट्रेवल नहीं। वो दोनों ही अलग अलग गए, यानी बस में गए, अलग अलग बस में गए, वहाँ से टेम्पो लेके 40 किलोमीटर गए, फिर वापस आए, लेकिन साथ नहीं। लेकिन अगला जो वर्कशॉप हुआ तो उसमें एक को मैंने उस वर्कशॉप का इंचार्ज बनाया कि आप इस वर्कशॉप कराने के इंचार्ज हैं। फिर दोनों ने जब वर्कशॉप किया, अब वो आराम से सिर्फ रहते नहीं है, कई सारी कमेटियों में साथ काम करते हैं और व्यवस्था में काम करते हैं, बहुत ढंग से काम करते हैं। तो इसका एक बहुत इम्पैक्ट है अपने आप में जब करता है, लेकिन ये इम्पैक्ट खुद को एग्जीक्यूट करना पड़ता है अपने आप से। मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरा अपना ध्यान में आता है कि इसमें जैसे हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति के रूप में हम सब एक हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, 2 मिनट हो रहे, कम कर देता हूँ। व्यक्ति के रूप में देखें तो हमारा सब एक है, कोई एक्स काम कर रहा है, कोई वाई काम कर रहा है, और इस तरह से देखें तो हर एक कोई बात, आदमी व्यक्ति आपके पास कोई बात लेके आता है और उसको आप अपनी जगह रख के देखते हैं, आप उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो मुझे ध्यान आया, एक बार मुझे बीकानेर से जोधपुर जाना था, जोधपुर में शादी से जाना था, फिर आगे प्रोग्राम में जाना था। तो जैसे मैं बीकानेर से जोधपुर पहुंचा और रात को शादी के मंडप में जाने वाला था, तो ड्राइवर के कोई फ़ोन आया, मुझे लग रहा उसके घर से फ़ोन था। जैसे ही फ़ोन रखा, उसने कहा सर मुझे अभी वापस बीकानेर जाना पड़ेगा। मैंने कहा अपने को तो कल फलां प्रोग्राम में जाना है, मुझे तो अभी जाना पड़ेगा। मैंने अभी कैसे जा सकते हो? बोले अभी रात की बस है, उसमें जाऊँगा। मैंने गाड़ी मोड़, मैंने उसको बस पे ड्रॉप किया, बस में बैठा दिया, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके गया शादी में। दूसरे दिन फिर मैंने दूसरा ड्राइवर हायर किया और बाकी का प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्राम जितना इम्पोर्टेंट है, उसको भी कोई इमरजेंसी रही होगी, अब मैं उसका दूसरा ट्रीटमेंट भी सोच सकता, आज नहीं जा सकते कल देखेंगे। तो मुझे लगता है अपने आप को एग्जीक्यूट करना, जैसे बहुत सारे उदाहरण है, तो उससे जो आपको रेस्पॉन्स में वापस मिलता है वो उससे कई गुना महत्वपूर्ण।
जैसे फैकल्टी यहाँ से वर्कशॉप से निकले, उनके में जो परिवर्तन देखूँ, मुझे एक बार काम करने के बाद में दूसरा दोबारा याद नहीं दिलाना पड़ता कि काम कैसे होगा। तो जिस यूनिवर्सिटी की बात करता था, मैं अकेला था, सिर्फ 28 लोग जो मिलकर हमने यूनिवर्सिटी चलाई। सारे एग्जाम टाइम पे होते थे, सारे रिजल्ट टाइम पे आते थे, सभी कॉलेज का इंस्पेक्शन टाइम पे होता था, सभी कॉलेज को हम ग्रेडिंग देते थे कि आप पैरामीटर देते साल में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसको ग्रेडिंग को देके वेबसाइट पे लगाते थे कि कौन सा कॉलेज कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये जो प्रोसेस आप अपना रहे हो, वो तो एक पत्थर फेंक के नीचे सर रख रहे हो अपना। दूसरे ने बोला एक नहीं, बहुत सारे पत्थर फेंक के सर रख रहे हो, आपके लोग टांग खिंचाई कर देंगे। मुझे लगा कि हाँ ये ठीक ही कह रहे हैं। फिर मुझे लगा जब मैं ठीक काम कर रहा तो सोचने की क्या बात है। मैंने सभी कॉलेज को कहा कि हमने हमारी तरफ से इतने मार्क्स दिए, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ आ जाओ, आपको कुछ कहना है तो, या तो आप सही होंगे तो हम आपकी मान लेंगे, या हम सही हो तो हमारी मान लेना, लेकिन डिसीजन एक होगा। तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ थ्रू आउट, न तो जो कॉलेज चलाने वाले थे उनका डिस्प्यूट हुआ, न स्टूडेंट का डिस्प्यूट हुआ, न फैकल्टी का डिस्प्यूट हुआ। लेकिन उसके बेस में था यूएचबी। सबसे पहली बात है कि कॉलेज में ठीक नहीं हो रहा तो हमने प्रिंसिपल का वर्कशॉप करा दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि हम तो ठीक हो गए हैं, लेकिन जो कॉलेज के मालिक है वहां से रेजिस्टेंस है, तो कॉलेज के मालिक का 3 दिन का वर्कशॉप। तो जैसे इस वर्कशॉप से निकलता है उसको लगता है कि हाँ जीवन में सही तो बात यही ऐसे चलता है। और उस फैकल्टी ने जो एक कमाल किया, जो मैं समय को ध्यान में रख के रखूंगा कि कितना परिवर्तन टीचर में हो सकता है। जैसा अभी कहा कि बहुत से फैकल्टी है जो बिना रिम्यूनरेशन के काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम में ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हुए। मेरे यहाँ से बहुत से फैकल्टी थे, मैं पूरी यूनिवर्सिटी को देखूँ, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी राजस्थान को पूरी को कवर करती है, लगभग 40% फैकल्टी ने वर्कशॉप कर लिया था। मैं अपने कॉलेज को देखो तो 100%, 99% ने सबने वर्कशॉप किया था। तो उनमें से कुछ फैकल्टी आए कि ऑनलाइन वर्कशॉप हो रहे हैं टीचर्स के लिए, क्यों नहीं हम स्टूडेंट्स के लिए, बीकानेर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कराएं। मेरे को मन में लगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट को समझाना ज़्यादा मुश्किल होगा, ऑफलाइन भी मुश्किल होता है। लेकिन उनके उत्साह को देखते मैंने अपनी मन की बात नहीं की, मैंने कहा करिए जरूर करिए, बिल्कुल बताओ मुझे क्या करना, लेकिन इसमें तैयारी बहुत करनी होगी। उन्होंने 15 दिन तक प्रेजेंटेशन तैयार किया, आपस में बैठ के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या आंसर होते हैं तैयार किया, और पहला वर्कशॉप कराया 251 बच्चों का। उन बच्चों ने जिस तरह से, जितना सिंसियरिटी से उस वर्क को सुना, मैंने बाद में सबके जो फीडबैक सुने, मुझे लगता है कि हम लोग भी उतना सिंसियरिटी नहीं सकते। और कितने बच्चे जागरूक है, हम सोचते हैं कि आज का बच्चा जागरूक नहीं है, समझता नहीं है, वो कई गुना ज्यादा समझता, समझने की कोशिश करा। और उस उत्साह से, 252 के उत्साह से आगे चल के उन्होंने शुरू किया कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितने ही बच्चे हैं उन सबका 5-5 दिन का वर्कशॉप है। कोर्स तो था अपनी जगह, लेकिन कोविड के टाइम में जब सभी लोग घर में बैठे हैं, सभी लोग यही बात कर रहे हैं बच्चों का एग्जाम का क्या होगा, रिजल्ट कब आ गया, नौकरी का क्या होगा, इतनी नेगेटिव बातें तो सब करते थे, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बात की है। और उन्होंने लगभग 8-9 हजार बच्चों के वर्कशॉप कराए, और अच्छे काम की मैं समझता हूँ सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। उसको देखने के लिए उसमें मेहमान के रूप में बुलाया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाया। गवर्नर साहब भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, मंत्री जी भी आए, यूजीसी के चेयरमैन साहब भी आए, एआईसीटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी आए, बहुत से लोग उसमें आए। किसी ने भी नहीं कहा हाँ इस प्रोग्राम में नहीं है, ये इस प्रोग्राम की खासियत थी, वो और किसी व्यक्ति की खासियत नहीं थी। उनको लगता है ऐसा भी कोई हो सकता है कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सब कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, ये वैल्यू एजुकेशन के बात में कर रहे हैं, इतने बच्चों का उन्होंने वर्कशॉप करा दिया है। ये तभी हो सकता है कि उनके टीचर ने सोचा कि हम करा सकते हैं। उनको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन नहीं था, उन पर कोई दबाव नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। उनमें से बहुत से लोग हैं जो अभी भी इससे जुड़े हुए, अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात अंत में ही बताऊँ, मैं बहुत आश्चर्य, मैंने जो गवर्नर को बताया तो उन्होंने भी मानी नहीं। ये सारे के सारे काम, सब काम व्यवस्थित थे, एग्जाम से लेके, बच्चों से लेके, और ये सारा का सारा यूनिवर्सिटी का जो बजट था सिर्फ 2 करोड़ रुपए, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ये सारा काम हो रहा है। उसमें मेरी तनख्वाह भी शामिल थी, रजिस्ट्रार की तनख्वाह भी शामिल थी, एफओ की तनख्वाह भी शामिल थी, बाकी लोग ये थे, करने वाले लोग थे मेरे साथ जो कॉलेज था, उसके सारे जितने फैकल्टी थे वो सब मिलकर, उनको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन या कुछ नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप को खुद से करना पड़ता है तभी संभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।